मानव विकास विकास गतिशील क्रमबद्ध तथा पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है जो गर्भाधान से प्रारंभ होकर तथा जीवंत पर्यंत चलता है। विकास में मुख्यतः समृद्धि और कमी दोनों ही तरह के परिवर्तन निहित होते हैं। विकास होता है उसमें समृद्धि भी होती है और कमी होती है, दोनों ही तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। विकास जैविक और संज्ञानात्मक तथा सामाजिक संवेगिक प्रक्रियाओं की परस्पर प्रक्रिया से प्रभावित होता है। जो हमारा विकास होता है वो जैविक एवं संज्ञानात्मक तथा समाज से और संवेगात्मक प्रक्रियाओं से परस्पर प्रभावित होता रहता है। विकास जीवन पर्यंत होती है। ये विकास की प्रक्रिया यानी जो विकास होता है वो गर्भधान से लेकर और वृद्ध अवस्था तक चलती रहती है, अर्थात विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास बहुत दिशा होती है। विकास की जो दिशा होती है वो बहुदिशा होती है। विकास अत्यधिक लचीला और संशोधन योग्य होता है। जो विकास होता है वो अत्यधिक लचीला होता है एवं संशोधन योग्य होता है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। जो विकास होता है वो ऐतिहासिक दिशाओं से प्रभावित रहता है। विकास अनेक शैक्षणिक विधाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सरोकार है। जो विकास होता है वो अनेक शैक्षिक जो विद्याएं होती हैं उनसे एक महत्वपूर्ण सरोकार होता है। समृद्धि क्या है? समृद्धि शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को ही समृद्धि कहते हैं। समृद्धि हमारे जो शरीर होते हैं उनके अंगों में विकास होना, उनका बढ़ना, यानी जो शरीर के जीव की जो बढ़ोतरी होती है उसे ही हम समृद्धि कहते हैं। इसका मापन, जो समृद्धि होती है उसका मापन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि ऊंचाई, वजन आदि में वृद्धि होना समृद्धि है। विकास क्या होता है? विकास शब्द उन परिवर्तनों के लिए उपयुक्त होता है, जो विकास शब्द है उन शब्दों के लिए प्रयुक्त होता है जिनके लिए एक दिशा होती है, उनकी पूर्ववर्ती कारकों से एक निश्चित संबंध होता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि अल्पकालिक बीमारी होने के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन विकास के अंतर्गत नहीं आते हैं। जो हमारा जो बीमार हो जाते हैं उसके कारण जो अस्थायी परिवर्तन होते हैं वो विकास के अंतर्गत नहीं आते। विकास के फलस्वरूप होने वाले सभी परिवर्तन एक जैसे नहीं होते, अर्थात विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो सभी एक जैसे नहीं होते। विकास के उदाहरण क्या हैं? देखिए, विकास के उदाहरण हैं आकार में परिवर्तन होना, या इसे हम शारीरिक समृद्धि कहते हैं, अर्थात आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन और अभिलक्षणों और आकृति में परिवर्तन। आकृति में परिवर्तन कह सकते हैं कि दूध के दांतों का निकल आना तथा नई आकृतियों का अभिलक्षण होना, ये सभी विकास के उदाहरण हैं। एक बार और रिपीट करते हैं। आकार में परिवर्तन होना शारीरिक समृद्धि होती है। अनुपात में परिवर्तन होना, यानी जो बच्चे हैं उनसे जो बच्चे बढ़कर प्रौढ़ अवस्था तक पहुंच जाते हैं, ये भी अनुपात में वृद्धि है, अनुपात में परिवर्तन है। आकृति में परिवर्तन, दूध के दांत निकल आना अथवा नई आकृतियों का विलक्षण होना, ये सभी आकृति के परिवर्तन हैं। समृद्धि विकास का एक पक्ष होता है। जो समृद्धि होती है वो विकास का एक पक्ष होता है। अधिकांश बच्चे 7 माह की आयु तक बिना सहारे बैठ सकते हैं। अधिकांश बच्चे होते हैं वो 7 महीने की आयु तक बिना सहारे के बैठ सकते हैं और 8वें महीने तक सहारे के साथ खड़े हो सकते हैं। वे 8वें महीने में खड़े हो सकते हैं तथा 1 वर्ष की उम्र तक चलने लगते हैं। ये अधिकांश बच्चों का एक क्राइटेरिया है कि 7 महीने की आयु में वे बैठे हो सकते हैं, 8 महीने में वे बिना सहारे के सहारे के मतलब जो सहारा लेकर खड़े हो सकते हैं
और 1 वर्ष की उम्र में चलने लगते हैं। ये सभी परिपक्वता के कारण ही संभव हो पाता है। वे सभी परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम में होते हैं, अनुसरण करते हैं, परिपक्वता कहलाता है। हम कह सकते हैं, इसकी परिभाषा है कि वे सभी परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम के अनुसरण से होते हैं, परिपक्वता कहलाते हैं। विकास को जो प्रभावित करते हैं वो कारक कौन कौन से हैं? देखिए आप, एक है वंशानुक्रम। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम है, वातावरण है, पारिवारिक और विद्यालयी वातावरण, परिवार की आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति भी विकास को प्रभावित करती है। माता पिता का असंतोषजनक वैवाहिक जीवन, ये भी जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। कठोर नियंत्रण एवं अनुशासन, अगर कठोर नियंत्रण होगा बच्चे पर, अनुशासन के खिलाफ बच्चे को बाध्य किया जाएगा, ना उसे खेला जाएगा और ना ही उसे टीवी देखी जाएगी, ये भी एक कठोर नियंत्रण होगा। इसके अलावा दोषपूर्ण पाठ्यक्रम भी विकास को बाधित करता है, विकास को प्रभावित करता है। और साधनों की कमी और शिक्षकों का व्यक्तिगत और कुशलता आदि सभी विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यूरी बान फेन ब्रेनर के अनुसार, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं यूरी, उनके अनुसार विकास में पेशीय कारकों की भूमिका अधिक होती है। यूरी के अनुसार विकास में पेशीय कारकों की भूमिका सर्वाधिक होती है। भूमिका और जो विकास में सर्वाधिक होती है पेशीय कारकों की। अब बात करते हैं कि जो विकासात्मक आवश्यकताएं होती हैं, जो अवस्थाएं होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। जो विकास की अवस्थाएं हैं उनमें देखिए आप, टॉपिक वाइज पढ़ते हैं हम। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व यानी बच्चे के जन्म लेने से पूर्व की अवस्था है, उसे हम पढ़ते हैं। गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवधि होती है, इसे हम प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। औसतन यह लगभग 40 सप्ताह तक होती है, यानी 9 महीने की अवस्था होती है। गर्भधारण से लेकर और जन्म होने तक की अवधि प्रसव पूर्व अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। देखिए आप, गर्भधारण के दौरान जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं? माता की आयु, माँ का रोगग्रस्त होना। अगर माता की आयु कम होगी एवं माता रोगग्रस्त होगी तो विकास प्रभावित होगा। स्त्री द्वारा मादक द्रव्य सेवन करना, अगर स्त्री दारू पीती है और शराब का सेवन करती है तो उसमें विकिरण होगा। और एक्सरे द्वारा प्रदूषित वातावरण में रहना, एक्सरे से भी विकास प्रभावित होता है, रसायनों से प्रभावित होता है। और माता का वातावरण भी इसको प्रभावित करता है। अगर माता प्रदूषित वातावरण में, जो दूषित वातावरण है वहां रहेगी तो विकास प्रभावित होगा। ब्रोन फेन ब्रेनर के विकास की पारिस्थितिकी दृष्टिकोण निम्न प्रकार हैं। जो ब्रोन फेन ब्रेनर हैं उनके विकास का पारिस्थितिकी फरक जो दृष्टिकोण है वो निम्न प्रकार है। इसमें चार्ट में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। व्यक्ति के आसपास परिवार होता है, विद्यालय साथी सहयोगी होते हैं, पास पड़ोस होता है, धार्मिक परिवेश होता है। ये सभी लघु मंडल में आते हैं। जो परिवार होते हैं, विद्यालय साथी सहयोगी, पास पड़ोस एवं धार्मिक परिवेश। मध्य मंडल के अंदर आते हैं जनसंचार एवं बाह्य मंडल के आते हैं आपके पड़ोसी, कार्यस्थल एवं मित्र। और बृहत मंडल आते हैं विचारधाराएं, विश्वास, परंपराएं और अभिवृत्ति। ये सभी बृहत मंडल के अंदर आते हैं। शैशव अवस्था क्या होती है? जीवन के प्रथम सप्ताह में
नवजात शिशु यह बताने में सक्षम होते हैं कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है। अन्य स्त्रियों की आवाज तथा अपनी माँ की आवाज में अंतर कर सकते हैं। ये शैशवावस्था का विकास का एक विशेषता के रूप में आप देख सकते हो इसे, कि जीवन के प्रथम सप्ताह में नवजात शिशु यह बताने में सक्षम हो जाते हैं कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है। वे अन्य स्त्रियों को पहचान सकते हैं, अपनी माँ की आवाज में और अन्य स्त्रियों की आवाज में अंतर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रथम सप्ताह में ही शिशु जीभ बाहर निकाल सकते हैं, मुंह खोल सकते हैं, सामान्य हाव भाव का अनुसरण कर सकते हैं। नवजात शिशु लाल और सफेद रंगों में अंतर कर सकते हैं। जो नवजात शिशु होते हैं वे लाल और सफेद रंगों में अंतर कर सकते हैं, परंतु सामान्यतः वे रंग विभेदन में अपूर्ण होते हैं, लेकिन अन्य रंगों का वो विभेदन नहीं कर सकते। पूर्ण रंग दृष्टि 3 महीने की आयु में, जो 3 महीने की आयु हो जाती है, तब वे सभी रंगों में अंतर कर सकते हैं। ग्रहण स्वाद दोनों की असमताएं भी नवजात शिशुओं में होती हैं। ग्रहण और स्वाद की दोनों की असमताएं नवजात शिशुओं में होती हैं। ये महत्वपूर्ण शब्दावली है, इसको देखिए ध्यान से कि रूटिंग क्या होती है। रूटिंग है बच्चे के गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना। यानी जब बच्चे के गले पर हम छूते हैं तो वो अपने सिर को घुमा लेता है और मुंह खोलने लग जाता है, इसे रूटिंग कहते हैं। मोरो, मोरो क्या है? यदि तीव्र शोर होता है यानी जोर से आवाज आती है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजाओं को आगे की ओर फेंकता है। जब तीव्र आवाज आती है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़कर भुजाओं को आगे की ओर फेंकता है और फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है जैसे कुछ पकड़ रहा हो। ये आपके लिए मोरो शब्द का उपयोग होता है। जैसे तीव्र आवाज सुनकर बच्चा कमर मोड़कर भुजाओं को आगे पीछे फेंकता है और भुजाओं को एक साथ लाता है, इसे मोरो कहते हैं। बेविंस्की क्या है? बेविंस्की है दोस्तों, यदि बच्चे के पैर के तलवों को ठोका जाता है, यदि हम बच्चे के जो पैर होते हैं उनके तलवों को ठोकते हैं तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं। ये बेविंस्की का उदाहरण है। अब बात करते हैं अलग अलग क्वेश्चन की। कुछ टॉपिक हैं अगला जीन पियाजे से संबंधित। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की क्या अवस्थाएं हैं, उनको गौर से फरमाइएगा। सबसे पहले देखते हैं जीन पियाजे के अनुसार क्या है अवस्था। संवेदी प्रेरक, ये अवस्था है, संवेदी प्रेरक अवस्था है। इसकी आयु कितनी होती है? जन्म से लेकर 2 वर्ष। संवेदी प्रेरक जन्म से 2 वर्ष तक होते हैं। इनकी विशेषता क्या होती हैं? शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संचार का अन्वेषण करते हैं। जो शिशु होते हैं वो संवेदी अनुभवों द्वारा शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संचार का अन्वेषण करते हैं। पूर्व संक्रियात्मक, ये जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच की होती है। जीन पियाजे के अनुसार 2 वर्ष से 7 वर्ष की आयु पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। प्रक्रियात्मक विचार विकसित होते हैं बच्चों में, प्रक्रियात्मक विकास विकसित होते हैं। वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। बच्चा वस्तुओं के भौतिक गुणों का समन्वय नहीं कर पाता है। जो बच्चा होता है वो वस्तुओं के भौतिक गुणों का समन्वय नहीं कर पाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? 7 वर्ष से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है जीन पियाजे के अनुसार 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच। बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क कर सकता है। बच्चा होता है जो मूर्ख घटनाओं के संबंध में
मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क कर सकता है। वस्तुओं को समूह में वर्गीकृत कर सकता है। जो वस्तु होती हैं उन्हें समूह में वर्गीकृत कर सकता है। मानसिक क्रियाओं को करने में सक्षम होता है। जो मानसिक क्रिया है उन्हें करने में सक्षम हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक संक्रियात्मक क्या होता है? 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच औपचारिक संक्रियात्मक होता है। किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं। जो किशोर होते हैं वो तर्क का उपयोग अमूर्त रूप से अधिक कर सकते हैं। परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित हो जाते हैं। शैशवावस्था अर्थात जीवन के प्रथम 2 वर्ष के दौरान बच्चा ज्ञानेंद्रियों तथा वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से देखने, सुनने व स्पर्श करने और मुंह में डालने, पकड़ने जैसी क्रियाएं करता है। शैशवावस्था के दौरान बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है और ज्ञानेंद्रियों और वस्तुओं को साथ अंतःक्रिया करने लग जाता है। वह देखने लगता है, सुनने लगता है, स्पर्श करने लगता है और मुंह में चीज़ों को डालने लगता है जैसी क्रियाएं ये सभी शैशवावस्था के दौरान करने लगता है। शैशवावस्था में बच्चे तत्कालिक संवेदी अनुभवों के परे नहीं जाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो तत्कालिक संवेदी अनुभवों के परे नहीं जाते हैं। 8 माह की अवस्था में बच्चा 8 वर्ष की अवस्था में बच्चे द्वारा छिपाई गई वस्तुओं को पीछा करना प्रारंभ कर दिया जाता है। अगर आप बच्चे से कोई चीज़ छिपा लेते हो, उसको दिखाकर एक बार आप छिपा लेते हो तो बच्चा उसका पीछा करता है, उसे पाना चाहता है वस्तु को। 8 माह की अवस्था में वस्तु स्थापत्य का अभाव होता है। बच्चे में शैशवावस्था के दौरान वस्तु स्थापत्य का अभाव होता है। शिशुओं में 3 से 6 माह की आयु के बीच बवलाने जैसे स्वरीकरण का प्रारंभ हो जाता है। यानी 3 से 6 महीने की आयु के बीच जो शिशु होता है वो बवलाता है, स्वर निकालता है, का, पा जैसे कुछ शब्द निकालता है। शिशु जन्म से ही सामाजिक प्राणी होते हैं। जो शिशु होते हैं वो जन्म से ही सामाजिक प्राणी होते हैं। आसक्ति क्या है? देखिए, आसक्ति शिशु एवं उनके माता पिता के बीच स्नेह का जो सांवेगिक बंधन विकसित होता है उसे आसक्ति कहते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं। शिशु एवं माता पिता के बीच जो स्नेह का जो सांवेगिक बंधन होता है, जो प्यार का जो बंधन होता है, उसे हम आसक्ति कहते हैं। एरिक्सन के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष आसक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय होता है। हमने आपको बताया कि आसक्ति बच्चे के और उनके माता पिता के बीच के स्नेह का एक सांवेगिक बंधन होता है। तो एरिक्सन ने बताया है कि जो जीवन का प्रथम वर्ष होता है वो आसक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय होता है। अब बात करते हैं बाल्य अवस्था की। अगली अवस्था है बाल्य अवस्था। शैश अवस्था की तुलना में पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे में बुद्धि मंद हो जाती है। जो शैश अवस्था की तुलना में पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे की जो वृद्धि है वो मंद हो जाती है, या वृद्धि है, बुद्धि आपसे मिसप्रिंट हो गया था मेरे से। अब बात करते हैं, इस अवस्था में बच्चे अच्छे बुरे अवधारणाओं भी सीखना प्रारंभ कर देते हैं। जो अच्छी और बुरी जो अवधारणा है उन्हें सीखना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात नैतिकता का बोध विकसित कर लेते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं शुरू से। शैशव अवस्था की तुलना में जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चे का विकास कम हो जाता है, इतनी गति से नहीं होता है। और जो ये बाल्यावस्था होती है इसमें जो बच्चा है वो अच्छे और बुरे की अवधारणा का जो सीख जाता है, अच्छे में और बुरे में फर्क करता है, अर्थात नैतिकता का बोध विकसित कर लेता है, बच्चे में नैतिकता आ जाती है। प्रारंभिक विकास 2 सिद्धांतों के अनुसरण करता है। जो बच्चे का बाल्यावस्था में जो प्रारंभिक विकास होता है 2 सिद्धांतों का अनुसरण करता है। कौन कौन से सिद्धांत हैं वो आप देख सकते हो। सिरापादविमुखी, जो
सिर से लेकर पैर की ओर जो विकास होता है जिसे सिरा पादविमुख कहते हैं। यह विकास सिर से क्षेत्र से लेकर पैर की ओर अग्रसर होता है। सिर से लेकर पैर की ओर अग्रसर होता है। पूर्व शिशुवावस्था में शिशुओं का सिर उनके शरीर के अनुपात से बड़ा होता है। जब शुरू में जो शैशवावस्था होती है, पूर्व शैशवावस्था होती है, तो उसमें शिशुओं का जो सिर होता है वो उसके शरीर के अनुपात से बड़ा होता है। बच्चा चलते समय पहले भुजाओं का फिर पैरों का उपयोग करता है। ये सिरापादमुख सिद्धांत के अनुसार होता है। कैसे? पहले बच्चा अपने भुजाओं का इस्तेमाल करता है, फिर पूरे पैर का इस्तेमाल करता है। अब बात करते हैं दूसरा सिद्धांत है क्या? समीप दूरामुखी सिद्धांत, समीप से दूर की ओर। ये सिद्धांत कैसा है? देखिए, बच्चे होते हैं वो बच्चे के सिर के दूरस्थ अंगों से पहले धड़ का नियंत्रण प्राप्त करते हैं। जो बच्चे होते हैं उनके शरीर के जो दूरस्थ अंग होते हैं उनसे पहले वे धड़ पर नियंत्रण करते हैं। प्रारंभ में जो शिशु होते हैं वो वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपनी भुजाओं को आगे बढ़ाते हैं। बाल्य अवस्था में नेत्र हस्त समन्वय, पेंसिल को पकड़ना एवं लिखने का प्रयास करना, बल एवं आकार में सार्थक रूप से वृद्धि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस अवस्था में वस्तु स्थापित्य का अभाव हो जाता है। जो बाल्यावस्था होती है उसमें वस्तु स्थापित्य का अभाव हो जाता है। बच्चे 4 से 7 वर्ष की आयु में नीला आकाश होता है, उसके बारे में जो प्रश्न करने लग जाते हैं। जब बच्चे 4 से 7 वर्ष की उम्र के हो जाते हैं तो आकाश नीला क्यों है, वृक्ष कैसे बढ़ते हैं आदि प्रश्न उत्तर करने लग जाता है। प्याजे ने इसे अंतःप्रज्ञात्मक विचार की अवस्था कहा है। जो जीन प्याजे हैं उन्होंने जब बालक क्वेश्चन करता है तो उसे अंतःप्रज्ञात्मक विचार की अवस्था कहा है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे बच्चा 2 गिलास में समान मात्रा में जूस है, जैसे जब बच्चे के सामने 2 गिलासों में एक समान मात्रा में जूस है, लेकिन चौड़े गिलास की तुलना में एक लंबे और पतले गिलास को वरीयता देता है। यानी आप जब बच्चे के सामने 2 गिलास में समान मात्रा में अगर आप जूस रख देते हो तो बच्चा जो लंबा गिलास है और जो पतला गिलास है उसे वरीयता देगा, उसे लेना चाहेगा, क्योंकि उसे लगता है कि इसमें ज़्यादा है। चौड़े गिलास के अलावा वह लंबे गिलास को वरीयता देगा। तो इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कहा है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था, मध्य होती है, विलंबित होती है। बाल्य अवस्था की वह अवस्था है जिसमें अंतर्बोध परक विचार तार्किक विचार के द्वारा विस्थापित हो जाता है। यानी जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है उसमें अंतर्बोध विचार है जो तार्किक विचार के द्वारा विस्थापित हो जाता है। यह पूर्व मूर्त संक्रियात्मक विचार की अवस्था है। यह पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विचार की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा मूर्त एवं वास्तविक वस्तुओं पर कल्पना कर सकता है। 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच जो बच्चा होता है वो वास्तविक वस्तुओं पर कल्पना कर सकता है, मूर्त वस्तुओं पर कल्पना कर सकता है। लड़कियों की ऊंचाई में तीव्र वृद्धि होती है। जो लड़कियों की ऊंचाई होती है उसमें तीव्र वृद्धि होती है। मासिक धर्म प्रारंभ होने के लगभग 2 वर्ष पहले शुरू होती है। जो बच्चों में विकास होता है वो मंद धीमी गति से होता है, जबकि बच्चियों में जब मासिक धर्म चालू होता है उससे 2 वर्ष पहले उनकी जो लंबाई है वो तीव्र गति से बढ़ती है।
मासिक धर्म चालू होने से 2 वर्ष पहले लड़कियों की जो लंबाई होती है वो तीव्र गति से बढ़ने लगती है। लड़कियों में 12 से 13 वर्ष की उम्र में तथा लड़कों में 12 से 13 वर्ष की उम्र में तथा लड़कियों में 10 से 11 वर्ष की उम्र में शारीरिक विकास में तीव्र वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। यानी लड़कियां होती हैं उनमें 10 से 11 वर्ष की उम्र में तीव्र शारीरिक विकास होते हैं, लड़कों में 12 से 13 वर्ष की उम्र में तीव्र शारीरिक विकास होते हैं। इस अवस्था में लैंगिक परिपक्वता आ जाती है, जिससे किशोर विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित होता है। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक विचार 11 से 15 की आयु के बीच उत्पन्न होते हैं। ये किशोरावस्था की बात हो रही है कि पियाजे के अनुसार जो औपचारिक संक्रियात्मक जो विचार हैं वो 11 से 15 की आयु के बीच उत्पन्न होते हैं। किशोरावस्था में अमूर्त रूप से चिंतन एवं जो तर्क होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। किशोरावस्था में अमूर्त रूप से चिंतन प्रारंभ हो जाते हैं, तर्कना प्रारंभ हो जाती है। किशोरों के विचार आदर्शवादी होते हैं। जो किशोर होते हैं उनके विचार आदर्शवादी होते हैं। किशोर कार्य करने के संभावित तरीकों, कुछ चीज वैसे ही क्यों हो रही हैं के बारे में सोचते हैं एवं क्रमबद्ध तरीके से समाधान को ढूंढते हैं। पियाजे ने इस प्रकार के तर्कपूर्ण चिंतन को परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना कहा है। समकक्षी तथा माता पिता के ये दो शक्तियां जिनका किशोरों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। किशोर में अहम केंद्रवाद विकसित हो जाता है। किशोरों में जो अहम केंद्रवाद है वो विकसित हो जाता है। डेविड एल काइड के अनुसार काल्पनिक श्रोता व व्यक्तिगत दंतकर्ता किशोरों के अहम केंद्रवाद के घटक हैं। किशोर अपने माता पिता से अलग अपनी पहचान स्थापित करना चाहते हैं। जो किशोर होते हैं वो अपने माता पिता से अलग पहचान विकसित करना चाहते हैं। किशोर अवस्था में जो अलग बात है वो इस प्रकार है कि किशोर अवस्था में आत्मविश्वास और अनुरक्षा की भावना के बीच किशोर शीघ्रता से परिवर्तन कर लेते हैं। किशोर अवस्था में आत्मविश्वास और अनुरक्षा की भावना के बीच किशोर शीघ्रता से परिवर्तित होते रहते हैं। किशोर सिगरेट, शराब, मादक पदार्थों के सेवन तथा माता पिता द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ने से संबंधित निर्णय लेते हैं। किशोर का समय मादक पदार्थों के सेवन के लिए विशिष्ट रूप से अति संवेदनशील है। जो किशोर का समय है वो मादक पदार्थों के सेवन के लिए विशिष्ट रूप से अति संवेदनशील समय होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है यह आहार ग्रंथि, जो हमारी आहार ग्रंथि होती है तो उससे संबंधित है। यह आहार ग्रहण संबंधी विकार है। यह आहार ग्रहण संबंधी विकार है जिसमें किशोर स्वयं को भूखा रहने तथा दुबला बनाने के लिए कठिन प्रयास करता है। ये लड़कियों में अधिकतर पाया जाता है। लड़कियों जो उपवास करती हैं, स्वयं को भूखा रखती हैं तथा दुबला बनाने का प्रयास करती हैं। बुलिमिया या क्षुद्रतिशीयता, यह मुख्य रूप से महिलाओं के आहार ग्रहण संबंधी विकार है जिसमें स्वादिष्ट भोजन किया जाता है और बीच बीच में उपवास भी रखा जाता है। इसे बुलिमिया कहते हैं। प्रौढ़ अवस्था एवं वृद्धावस्था। प्रौढ़ अवस्था में जो विकास होता है उसमें क्या होता है? प्रौढ़ अवस्था में व्यक्तिगत में स्थापित्य और परिवर्तन दोनों ही पाए जाते हैं। प्रौढ़ अवस्था में व्यक्तिगत में स्थापित्य एवं परिवर्तन दोनों ही पाए जाते हैं। प्रौढ़ों के विकास की अनेक मुख्य घटनाओं में पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन सन्निहित होते हैं, जिसमें विवाह, मातृ पितृत्व, बच्चों के घर से बाहर जाने के प्रति समायोजन सम्मिलित हैं। प्रौढ़ अवस्था में आयु, समृद्धि, शारीरिक परिवर्तनों, रंग, रूप, स्मृति, संज्ञानात्मक आयों में परिवर्तन सम्मिलित हैं। वृद्ध लोग देख रेख
के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जो वृद्ध लोग होते हैं वो देख रेख के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। स्त्रियां पुरुषों से अधिक समय तक जीवित रहती हैं। स्त्रियां होती हैं जो पुरुषों से अधिक समय तक जीवित रहती हैं। गौण संस्कृति में माना जाता है कि मृत्यु टोना दैत्य, जो गौड़ होता है उस संस्कृति में माना जाता है कि मृत्यु जादू टोना दैत्यों के द्वारा होती है। मेडागास्कर की टालना संस्कृति में मृत्यु का कारण प्राकृतिक शक्तियां मानी जाती हैं। जो मेडागास्कर है उनके अनुसार संस्कृति में जो मृत्यु का कारण है वो प्राकृतिक शक्तियां मानी जाती हैं। संवेदी अवधानिक प्रात्यक्षिक अनुप्रक्रियाएं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। जो संवेदी अवधानिक जो प्रात्यक्षिक जो प्रक्रियाएं हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। हमारे आसपास के जगत का ज्ञान 3 प्रमुख प्रक्रियाओं पर निर्भर रहता है। हमारे आसपास के जगत यानी संसार का जो ज्ञान है वो 3 प्रमुख प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। पहला है संवेदना, अवधान, प्रत्यक्षण। संवेदना, अवधान एवं प्रत्यक्षण। घर, संगीत, फूल की सुगंध, मिठाई, कपड़े का चिकनापन, ये सभी उद्दीपक हैं जिनसे व्यवहार करने के लिए हमारे पास 7 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों जो बाह्य जगत की सूचना एकत्र करती हैं, वे कौन कौन सी होती हैं जो बाह्य जगत की सूचना एकत्रित करती हैं? आँख, आँख से हम बाह्य जगत की जो हो रहा है जो उसे देख सकते हैं। कानों से सुन सकते हैं, नाक से उन्हें सूंघ सकते हैं और जीभ से उसे चख सकते हैं, त्वचा से उसे महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इन 5 ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त हमारे पास 2 गहन ज्ञानेंद्रिय होती हैं जो हैं गति संवेदी और प्रधान तंत्र। उद्दीपक तथा उनकी संवेदनाओं के बीच संबंधों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे मनोभौतिकी कहते हैं। उद्दीपक और उनकी संवेदनाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे मनोभौतिकी कहते हैं। हमारी आँखें आकाश के उस वर्ण क्रम के प्रति संवेदनशील होती हैं जिससे तरंग दैर्घ्य का परास 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक होता है। हमारी जो आँखें होती हैं उनके वो आँखें जो प्रकाश के उस वर्ण क्रम के बीच संवेदनशील होती हैं, कौन सा है वो? तरंग दैर्घ्य के हिसाब से 380 से 780 के बीच जो नैनोमीटर का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो हमारी आंखों के लिए अनुकूल होता है। रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जिन लोगों को विटामिन ए की कमी होती है वे अंधकार में चल फिर नहीं सकते हैं। विटामिन ए की कमी वाले लोग अंधकार में नहीं चल सकते हैं, अर्थात उन्हें रतौंधी रोग होता है। लाल, हरा, नीला मूल रंग, ये मूल रंग होते हैं। जो लाल रंग होता है, हरा रंग होता है और नीला रंग होता है। ध्वनि तरंगों के मापन की इकाई हर्ट्ज है। श्रवण की परास सामान्यतः 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ध्वनि तरंगों की इकाई जो होती है वो हर्ट्ज होती है। श्रवण परास जो होती है व्यक्ति की वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। भूख, अभिरुचि, अभिवृत्ति, पूर्व विन्यास आदि आंतरिक कारक होते हैं। भूख, अभिरुचि, अभिवृत्ति, पूर्व विन्यास आदि आंतरिक कारक होते हैं। निस्यंदक सिद्धांत का विकास ब्रॉडबेंट ने किया था। जो निस्यंदक सिद्धांत है उसका विकास ब्रॉडबेंट ने किया था। निस्यंदक छीनक, जो निस्यंदन छीनन है उस सिद्धांत का विकास ट्रायसमैन ने किया था। निस्यंदक छीनन का सिद्धांत का जो विकास है वो ट्रायसमैन ने किया था। बहुविधिक सिद्धांत का विकास जॉन्स्टन एवं हिंज ने किया था। बहुविधिक सिद्धांत का विकास जॉन्स्टन एवं हिंज ने किया था। प्रात्यक्षिक संगठन के सिद्धांत, निकटता का सिद्धांत, लघुता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत,
सममिति का सिद्धांत, अविच्छिन्नता का सिद्धांत और पूर्ति का सिद्धांत। एक बार और रिपीट करते हैं। जो प्रात्यक्षिक संगठन के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं? निकटता का सिद्धांत है, लघुता का सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, सममिति का सिद्धांत है, अविनिश्चितता का सिद्धांत है और पूर्ति का सिद्धांत है। आपका है अध्याय नंबर 6, अधिगम। अधिगम अभ्यास और अनुभव के कारण अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। अभ्यास और अनुभव के कारण अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। स्थायी अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं माना जाता है। जो अस्थायी परिवर्तन होता है वो परिवर्तन अधिगम नहीं माना जाता है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। अधिगम निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन व्यक्ति का प्रेक्षित व्यवहार तथा अनुक्रिया या क्रिया है। अधिगम की सरलतम विधि को अनुबंधन कहा जाता है। अधिगम की सरलतम विधि को अनुबंधन कहा जाता है। अनुबंधन के 2 प्रकार होते हैं, प्राचीन अनुबंधन एवं क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसे नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। अनुबंधन के 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक अनुबंधन जो प्राचीन अनुबंधन होता है और क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुबंधन। प्राचीन अनुबंधन की बात करें तो प्राचीन अनुबंधन अधिगम का सर्वप्रथम अध्ययन इवान पावलोव ने किया था। जो प्राचीन अनुबंधन है उसके अधिगम का जो सर्वप्रथम अध्ययन है वो इवान पावलोव ने किया था। IP पावलोव ने सर्वप्रथम प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य पाचन क्रिया का शरीर क्रियात्मक होना है। जो पावलोव ने सर्वप्रथम प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था IP पावलोव ने। कुत्ते को जब भोजन दिया जाता है तो वह लार टपकाने लगता है। भोजन बराबर अनुबंधन और उद्दीपक। लार से अनुबंधन और अनुक्रिया। अनुबंधन के पश्चात घंटी की ध्वनि की उपस्थिति में लार का स्राव होने लगता है। तो यहाँ पर घंटी अनुबंधित उद्दीपक होगी और लार होगी वो अनुबंधित अनुक्रिया होगी। घंटी अनुबंधित उद्दीपक होगा, लार अनुबंधित अनुक्रिया होगी। US UR CS प्लस US बराबर UR CS और CR। नोट, अनुबंधन थर्ड में स्थित होता है। आप देख सकते हो अनुबंधन थर्ड है यहाँ पर CS इंटू CS और एरो का निशान है CR। ओके, अगला है, एक छोटे बच्चों को फुला हुआ गुब्बारा पकड़ता है। एक जो छोटा बच्चा है जो ध्वनि के साथ उसके हाथों में फट जाता है। जो छोटा बच्चा एक गुब्बारा पकड़ रहा है जो फूला हुआ है और वह ध्वनि के साथ फट जाता है। बच्चा डर जाता है। अब उंगली बार बार उस गुब्बारे पर, जब अगली बार जब उस बच्चे को जो गुब्बारा पकड़ा जाता है तो उसके लिए यह तीव्र ध्वनि का संकेत बन जाता है और भय की अनुक्रिया उत्पन्न करता है। यहाँ गुब्बारा अनुबंधित उद्दीपक है और जो तीव्र ध्वनि है वो उद्दीपक है। अनुबंधित अननुबंधित उद्दीपक है ध्वनि। अनुबंधन के चरणों और संक्रियाओं के बीच में क्या संबंध है ये हम पढ़ेंगे। जो अनुबंधन के चरण हैं और उनकी संक्रियाएं हैं उनके बीच में क्या संबंध हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। अनुबंधन के चरण, उद्दीपक की प्रकृति, अनुक्रिया की प्रकृति। अनुबंधन से पूर्व भोजन US, घंटी की ध्वनि, लार स्राव जिसे UR कहते हैं, कोई विशेष प्रभाव की अनुक्रिया नहीं है। अनुबंधन के समय क्या होता है? घंटी की ध्वनि जो भोजन है, घंटी की ध्वनि CS है, भोजन US है और लार का स्राव है UR है। अनुबंधन के पश्चात क्या होता है? घंटी की ध्वनि CS हो जाती है, लार का स्राव CR हो जाता है।
अनुबंधित अनुक्रिया के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। जो अनुबंधित अनुक्रिया है उससे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उद्दीपकों के बीच समय संबंध। उद्दीपकों के बीच समय संबंध का होना। प्राचीन अनुबंधन प्रक्रियाओं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। जो प्राचीन अनुबंधन प्रक्रिया है वो 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी है? सहकालिक अनुबंधन, विलंबित अनुबंधन और अपशेष अनुबंधन और पश्चगामी अनुबंधन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सहकालिक अनुबंधन को। सहकालिक अनुबंधन जब अनुबंधित तथा अनुबंधित उद्दीपक साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। जब अनुबंधित और अनुबंधित उद्दीपक दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसे सहकालिक अनुबंधन कहते हैं। विलंबित अनुबंधन क्या होता है? अनुबंधित उद्दीपक तथा जब अनुबंधित जो उद्दीपक है उसका प्रारंभ अनुबंधित उद्दीपक से पहले होता है तो अनुबंधित उद्दीपक का अंत भी अनुबंधित उद्दीपक से पहले ही होता है। इसे विलंबित अनुबंधन कहते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं। जब जो अनुबंधित उद्दीपक है उसका जो प्रारंभ है वो जो अनुबंधित जो उद्दीपक है उससे पहले होगा तो उसका अंत भी उससे पहले ही होगा। इसे विलंबित अनुबंधन कहते हैं। अवशेष अनुबंधन क्या है? अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ और अंत अनुबंधित उद्दीपक से पहले होता है लेकिन दोनों के बीच में कुछ समय का अंतराल होता है। यानी जो अनुबंधित उद्दीपक है उसका प्रारंभ और अंत जो अनुबंधित उद्दीपक है उससे पहले होता है लेकिन दोनों के बीच में कुछ समय का अंतराल होता है। पश्चगामी अनुबंधन क्या है? पश्चगामी अनुबंधन यह इस प्रकार है, देखिए। अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ अनुबंधित उद्दीपक से पहले होता है। जो अनुबंधित उद्दीपक है उसका प्रारंभ अनुबंधित उद्दीपक से पहले होता है। अब ऐसे पहली तीनों प्रक्रियाएं अग्रवर्ती अनुबंधन होगी। अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि क्या है? विलंबित अनुबंधन विधि है। अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने की सबसे प्रभावशाली विधि विलंबित अनुबंधन होती है। अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार। जो अनुबंधित उद्दीपक होते हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं ये हम पढ़ेंगे। प्रवृत्त्यात्मक में होते हैं खाना पीना दुलारना। और बहुमुखी में है शोर, कड़वा, स्वाद, विद्युताघात और पीड़ादायी सुई। प्रवृत्त्यात्मक प्राचीन अनुबंधन अपेक्षाकृत धीमा होता है। इसकी प्राप्ति के लिए अधिक प्रयास करने पड़ते हैं जबकि बहुमुखी प्राचीन अनुबंधन 2-3 प्रयासों में ही स्थापित हो जाता है। अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता। जो अनुबंधित उद्दीपक होते हैं उनकी तीव्रता अनुबंधित उद्दीपक जितना अधिक तीव्र होगा उतने ही कम प्रयासों की जरूरत अनुबंधन की प्राप्ति के लिए पड़ेगी। क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुबंधन। जो अनुबंधन का दूसरा प्रकार है क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुबंधन। सर्वप्रथम अन्वेषक B.F. स्किनर द्वारा दिया गया था। इसका अन्वेषक सर्वप्रथम B.F. स्किनर द्वारा दिया गया था। उन्होंने ऐच्छिक अनुक्रियाओं को घटित होने का अध्ययन किया था। ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया था। क्रिया प्रसूत वे व्यवहार या अनुक्रियाएं हैं जो जानवरों और मानवों द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रकट की जाती हैं और उन्हें उनके नियंत्रण में रहती है। क्रिया प्रसूत वे व्यवहार और अनुक्रियाएं हैं जो जानवरों और मानवों द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रकट की जाती हैं और उनके नियंत्रण में रहती हैं। स्किनर ने प्रयोग चूहों और कबूतरों पर किए थे। नैमित्तिक अनुबंधन लीवर दबाने की अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने का नियमित है। जो लीवर दबाने की अनुक्रिया है वो भोजन प्राप्त करने पर नियमित है, इसलिए
इस सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। यानी एक बार और पढ़ते हैं नैमित्तिक अनुबंधन को। जब लीवर दबाया जाता है तो उसकी अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने पर नियमित है, इसलिए इस सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। प्रबलक क्या है? परिणाम से व्यवहार को बनाए रखना, सीखना अथवा परिवर्तन करना प्रबलक है। यह किसी वांछित अनुक्रिया से घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। प्रबलन के प्रकार कौन कौन से हैं? प्रबलन दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक प्रबलन और ऋणात्मक प्रबलन। धनात्मक प्रबलन में इसमें वे सभी उद्दीपक शामिल होते हैं जिसका परिणाम सुखद होता है। अर्थात धनात्मक प्रबलन की परिभाषा देखिए, इसमें वे सभी उद्दीपक हैं जिसका परिणाम सुखद है, जैसे कि भोजन, पानी, तगमा, प्रशंसा, धन और प्रतिष्ठा। अब ऋणात्मक प्रबलन इसके विपरीत होंगे। यह अप्रिय और पीड़ादायक उद्दीपक होते हैं। ऋणात्मक प्रबलक होते हैं वो उनमें दंड नहीं है, वे दंड के उपयोग की अनुक्रिया को कम करता है या दबाता है। प्रबलन अनुसूची के प्रकार दो प्रकार होते हैं प्रबलन अनुसूची के। सतत प्रबलन, प्रत्येक बार जब वांछित अनुक्रिया घटती है तब उसे प्रबलन दिया जाता है। प्रत्येक बार जब वांछित अनुक्रिया घटती है तो उसे प्रबलन दिया जाता है, उसे सतत प्रबलन कहते हैं। आंशिक प्रबलन, सभी राम अनुसूची में अनुक्रियाओं को कभी प्रबलित किया जाता है। सभी विराम है यहाँ पर। आंशिक प्रबलन सतत प्रबलन की अपेक्षा में विलोप की प्रति ज्यादा विरोध पैदा करता है। जो आंशिक प्रबलन होता है वो सतत प्रबलन की अपेक्षा विलोप में ज्यादा विरोध पैदा करता है। प्रमुख अधिगम प्रक्रियाएं: प्रबलन, विलोप, सामान्यीकरण, विभेद और स्वतः पुनः प्राप्ति। पुनः अधिगम की जो प्रक्रिया है उनमें प्रबलन, विलोप, सामान्यीकरण और विभेद और स्वतः पुनः प्राप्ति। प्रबलन वे उद्दीपक होते हैं जो अपने पहले जटिल होने प्रबलन क्या होते हैं? वे उद्दीपक होते हैं जो अपने पहले घटित होने वाली अनुक्रियाओं की दर संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। प्रबलन वे उद्दीपक होते हैं जो अपने पहले घटित होने वाली अनुक्रियाओं की दर या संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं प्रबलन, प्राथमिक प्रबलन और द्वितीय प्रबलन। प्राथमिक प्रबलन एक भूखे प्राणी के लिए भोजन देना और द्वितीय प्रबलन है धन और प्रशंसा देना। विलोप का तात्पर्य अधिगत अनुक्रिया के लुप्त होने से है। विलोप का तात्पर्य अधिगत अनुक्रिया के लुप्त होने से है जो प्रबलन को उस परिस्थिति से हटा लेने के कारण होती है। जो प्रबलन को उस परिस्थिति से हटा लेने के कारण होती है। इसमें अनुक्रिया घटित हुआ करती थी जिसमें अनुक्रिया घटित हुआ करती थी। सामान्यीकरण क्या है? सामान्यीकरण समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया करने से इस गोचर को सामान्यीकरण कहते हैं। सामान्य उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया करने के गोचर को सामान्यीकरण कहते हैं। जब एक सीखी हुई अनुक्रिया की एक नए उद्दीपक से प्राप्ति होती है तो उसे सामान्यीकरण कहते हैं। विभेदन क्या है? विभेदन एक दूसरी प्रक्रिया जो सामान्यीकरण के पूरक है उसे विभेदन कहते हैं। एक दूसरी प्रक्रिया जो सामान्यीकरण के पूरक है उसे विभेदन कहते हैं। सामान्यीकरण समानता के कारण होता है जबकि विभेदन भिन्नता के प्रति अनुक्रिया से होता है। सामान्यीकरण होने से तात्पर्य विभेदन की विफलता है। सामान्यीकरण होने का तात्पर्य विभेदन की विफलता है। स्वतः पुनः प्राप्ति, यह किसी अधिगत अनुक्रिया के विलोप के बाद होती है। प्रेरणात्मक अधिगम होता है प्रेक्षणात्मक अधिगम क्या है? बंडूरा ने इसकी खोज की थी। जो प्रेक्षणात्मक अधिगम होता है उसकी खोज किसने की थी? बंडूरा ने खोज की थी इसकी खोज। प्रेक्षणात्मक अधिगम दूसरों के प्रेक्षण के से घटित होता है। जो प्रेक्षणात्मक अधिगम है वो दूसरों के प्रेक्षण से घटित होता है। अधिगम के इस रूप को पहले अनुकरण कहा जाता था।
अधिगम के इस रूप को पहले अनुकरण कहा जाता था। इस अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसलिए इसे कभी कभी सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार का प्रेक्षण करते हैं और उनकी तरह व्यवहार करने में लगते हैं। इस प्रकार के अधिगम को मॉडलिंग कहा जाता है। बेबोडोन ने बच्चों पर प्रयोग बंडूरा ने अपने सिद्धांत में किया, जिसमें बच्चों को 5 मिनट की अवधि के लिए एक फिल्म दिखाई। बेबोडोन से बच्चों पर प्रयोग बंडूरा ने अपने एक सिद्धांत में किया था, जिसमें उसने बच्चों को एक 5 मिनट की फिल्म दिखाई थी। आक्रामकता, परोपकार, आदर, निर्ममता, परिश्रम, आलस्य आदि गुण अधिगम की इस विधि द्वारा अर्जित किए जाते हैं। जो आक्रामकता होती है, परोपकार होता है, आदर्श और नम्रता और परिश्रम, आलस्य आदि गुण इसी विधि से अर्जित किए जाते हैं। संज्ञानात्मक परीक्षण। संज्ञानात्मक अधिगम में सीखने वाले व्यक्ति के कार्यकलापों की बजाय उसके ज्ञान में परिवर्तन आता है, जैसा कि अंतर्दृष्टि अधिगम में होता है। अंतर्दृष्टि अधिगम। कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया था। इस प्रयोग में अकस्मात अंतर्दृष्टि दीप्ति का महल है, न कि प्रयत्न त्रुटि प्रबलन अवस्था या अनुबंधन का। चिंपांजी ने अधिगम प्रदर्शित किया, उसे कोहलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम कहा है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समस्या का समाधान एकाएक स्पष्ट हो जाता है। अंतर्दृष्टि अधिगम में एक समस्या प्रस्तुत की जाती है। अधिगम जो होता है अंतर्दृष्टि अधिगम में एक समस्या प्रस्तुत की जाती है जिसका अचानक समाधान प्राप्त होना अनिवार्य है। साधन या साध्य के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध पाया जाता है। साधन या साध्य के बीच एक संज्ञानात्मक अनुबंधन पाया जाता है। अव्यक्त अधिगम। अव्यक्त अधिगम क्या होता है? टॉलमेल ने अव्यक्त अधिगम को संप्रत्यय को अपना प्रारंभिक योगदान दिया है। टॉलमेल ने अव्यक्त अधिगम को संप्रत्यय को अपना प्रारंभिक योगदान दिया है। अव्यक्त अधिगम भी संज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। अव्यक्त अधिगम भी संज्ञानात्मक अधिगम कहलाता है। टॉलमेल ने यह प्रतिपादित किया है कि अप्रतिबंधित समूहों के चूहों ने भी भूल भुलैया के मानचित्र को अन्वेषण करके जल्दी ही सीख लिया था। वास्तविक अधिगम। यह अधिगम मनुष्यों की ही सीमित अनुबंधन से भिन्न है। यह अधिगम मनुष्यों तक ही सीमित अनुबंधन से भिन्न है। जो वास्तविक अधिगम होता है, यह अधिगम मनुष्यों तक ही सीमित अनुबंधन से भिन्न है। वाचिक अधिगम के अध्ययन से प्रस्तुत विधियां। जो वाचिक अधिगम होता है, उसके अध्ययन में प्रयुक्त विधियां। युग्मित सहचर अधिगम। युग्मित सहचर अधिगम। इस विधि का उपयोग मातृभाषा के शब्दों के किसी विदेशी भाषा के पर्याय सीखने में किया जाता है। युग्मित सहचर अधिगम का प्रयोग। इस विधि का उपयोग मातृभाषा के शब्दों के किसी जो मातृभाषा के शब्द हैं उनसे किसी विदेशी भाषा के सीखने के रूप में किया जाता है। क्रमित अधिगम क्या होता है? क्रमित अधिगम वाचिक अधिगम की इस विधि का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि प्रतिभागी की किसी शाब्दिक और एकांशाओं की सूची को किस प्रकार सीखता है, सीखने में कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसे क्रमिक पूर्वाभास विधि भी कहा जाता है। इसे क्रमिक पूर्वाभास विधि भी कहा जाता है। मुक्त पुनः स्मरण। इस विधि में प्रतिभागियों को शब्दों की एक सूची प्रस्तुत की जाती है जिसे वे पढ़ते हैं और बोलते हैं। प्रत्येक शब्द एक निश्चित समय तक ही दिखाया जाता है।
मुक्त पुनः स्मरण। इस विधि में प्रतिभागियों को शब्दों की एक सूची प्रस्तुत की जाती है जिसे वे पढ़ते हैं और बोलते हैं। प्रत्येक शब्द एक निश्चित समय तक ही दिखाया जाता है। संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम एक ऐसी श्रेणी है जिसका उपयोग अनेक वस्तुओं को और घटनाओं के लिए किया जाता है, जैसे पशु, फल, भवन आदि। रंग, आकार, संख्या, आकृति, चिकनापन, रुक्षता, कोमलता और कड़ापन जैसे गुणों की विशेषता कहते हैं। संप्रत्यय के प्रकार। संप्रत्यय होते हैं कृत्रिम संप्रत्यय, स्वाभाविक संप्रत्यय। कृत्रिम संप्रत्यय और सुपरिभाषित होते हैं। जो कृत्रिम संप्रत्यय होते हैं वो सुपरिभाषित होते हैं, जैसे वर्ग, आयत और त्रिभुज। स्वाभाविक संप्रत्यय या श्रेणिक ठीक ढंग से परिभाषित नहीं होते हैं। जैविक वस्तुएं वास्तविक जीवन के उत्पाद तथा मनुष्य द्वारा बनाई गई भिन्न कलाकृतियों जैसे औजार और कपड़े। कौशल अधिगम किसी जटिल कार्य को आसानी से करने की योग्यता है। कौशल अधिगम किसी जटिल कार्य को आसानी से करने की योग्यता है। कौशल कार चलाना, समुद्री जहाज चलाना तथा लिखना एवं पढ़ना अनुभवों और अभ्यासों से सीखे जाते हैं। कौशल अर्जन के चरण। कौशल अर्जन के चरण में से के सर्वाधिक प्रभाव वर्णों में से एक वर्णन फिट्स नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 भागों में बटी हुई है: संज्ञानात्मक कौशल अर्जन और सहचार्यात्मक और स्वायत्त। कौशल अधिगम का दूसरा चरण सहचरात्मक जो होता है, साहचर्यात्मक होता है। अभ्यास ही कौशल अधिगम का एकमात्र साधन है। अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। अभ्यास से मनुष्य को पूर्ण बनाता है। अधिगम अंतरण। अधिगम अंतरण को प्राय प्रशिक्षण अंतरण या अंतरण प्रभाव कहा जाता है। नए अधिगम पर पूर्व अधिगम का प्रभाव होता है। यदि पूर्व अधिगम नए अधिगम में सहायक होता है तो अंतरण को धनात्मक कहा जाता है। यदि पूर्व अधिगम नए अधिगम के कारण मंद हो जाता है तो उसे ऋणात्मक अधिगम अंतरण कहा जाता है। यदि जो पूर्व अधिगम है उससे नए अधिगम में सहायक होता है तो उसे अंतरण में धनात्मक अंतरण कहा जाएगा। लेकिन यदि पूर्व अधिगम नए अधिगम के कारण धीमा हो जाता है तो उसे ऋणात्मक अंतरण कहा जाएगा। यदि सहायक या मंद दोनों नहीं होते हैं तो उसे शून्य अधिगम अंतरण कहते हैं। यदि सहायक या मंद दोनों ही नहीं होते हैं तो उसे शून्य अधिगम अंतरण कहते हैं। अधिगम को सुगम बनाने वाले कारक। प्राचीन अनुबंधन में अनुबंधित तथा अनअनुबंधित उद्दीपकों के समीपस्थ प्रस्तुतीकरण। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्रबलित प्रयासों की संख्या, प्रबलन की मात्रा तथा प्रबलन पर्याप्त होने में विलंब। प्रक्षणात्मक अधिगम में मॉडल की प्रतिष्ठा, आकर्षकता। वाचिक अधिगम में सीखने की विधि। संप्रत्यय अधिगम में वस्तुओं और घटनाओं को प्रात्यक्षिक घटना, लक्षणों और नियमों के स्वरूप अध्ययन किया जाता है। ये लाइन को समझ में नहीं आई भाई। सतत बनाम आंशिक प्रबलन। ये प्रबलन आपको याद करना है। सतत बनाम आंशिक प्रबलन। सतत प्रबलन में प्रतिभागी को प्रत्येक लक्षित अनुक्रिया के बाद प्रबलन दिया जाता है। सतत प्रबलन में प्रतिभागी को, जो प्रतिभागी होता है, उसे प्रत्येक लक्षित अनुक्रिया के बाद प्रबलन दिया जाता है। इस प्रबलन अनुसूची का उपयोग करने पर अनुक्रिया की दर बहुत अधिक होती है, परंतु जब प्रबलन देना बंद कर दिया जाता है तो अनुक्रिया की दर बहुत घट जाती है। अनुक्रिया का विलोप शीघ्र होता है। ऐसी अनुसूची में जहां प्रबलन लगातार नहीं किया जाता है इसलिए उसे आंशिक या सविराम प्रबलन अनुसूची कहा जाता है। सतत प्रबलन की तुलना में आंशिक प्रबलन अनुसूची द्वारा सिखाई गई अनुक्रिया विलोप अंतर्दृष्टि अत्यंत कठिनाई होता है।
सतत प्रबलन की तुलना में आंशिक प्रबलन अनुसूची द्वारा सिखाई गई अनुक्रिया का विलोप अत्यंत कठिनाई से होता है। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक ऐसी मानसिक या शारीरिक अवस्था है जो प्राणी को उसकी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करने में ऊर्जा प्रदान करती है। अधिगम के लिए प्राणी की अभिप्रेरित होना अनिवार्य है। अभिप्रेरणा के प्रकार दो होते हैं। दो प्रकार की अभिप्रेरणा होती है, अंतर्मूर्त अभिप्रेरणा और बहिर्नेत अभिप्रेरणा। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सूर्या गुज्जर। आप सभी का स्वागत करता हूं तवर क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज हम मनोविज्ञान यानी बाल विकास को मैराथन क्लास के रूप में लेकर आए हैं। इसमें संपूर्ण बाल विकास होगी, संपूर्ण मनोविज्ञान होगी, जो लगभग 6 घंटे से ऊपर की वीडियो होगी, जिसमें कंप्लीट आपकी बाल विकास साइकोलॉजी को कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप रीट, यूपी टेट, सी टेट एवं अन्य अध्यापक पात्रता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। मुझे पता है आपको देखने में टाइम ज़रूर लगेगा। ये 6 घंटे से ऊपर की मैराथन वीडियो होगी, लेकिन आप इसे टुकड़ों में भी देख सकते हो बार बार। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये हेड राइटिंग नोट्स हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जिसमें आपको संपूर्ण बाल विकास को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन उससे पहले एक बात बता दें, हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लाते रहते हैं इसी प्रकार से मैराथन वीडियोज एवं क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें लगभग 10,000 क्वेश्चन हर विषय से संबंधित कंप्लीट कराए जाते हैं। जुड़िए हमारे चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शब्द दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है साइकी, साइकी अर्थात आत्मा, और दूसरा शब्द है लोगस, लोगस अर्थात विज्ञान। यानी हम कह सकते हैं मनोविज्ञान साइकी प्लस लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें साइकी आत्मा तथा लोगस विज्ञान, यानी हम कह सकते हैं आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। औपचारिक रूप से मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहार का अध्ययन करने के कारण व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। अर्थात मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। जब हम किसी बात को जानने, उसका स्मरण करने का चिंतन करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं, तो हम मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। जब हम सोते हैं तब भी हमारी मानसिक क्रियाएं चलती रहती हैं। हम सोते समय सीखते और स्मरण भी करते हैं। अनुभव स्वभाव से आत्मपरक होते हैं। अनुभव होते हैं जो स्वभाव से आत्मपरक होते हैं। व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, प्रकट एवं अप्रकट। दो प्रकार होते हैं व्यवहार के। प्रकट व्यवहार को हम बाह्य व्यवहार कह सकते हैं, और अप्रकट को हम आंतरिक व्यवहार भी कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं बाह्य एवं आंतरिक दो प्रकार के व्यवहार होते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया दोनों ही आंतरिक एवं बाह्य हो सकते हैं। जो उद्दीपक होते हैं एवं अनुक्रिया होती हैं, वो प्रकट एवं अप्रकट दोनों रूप से हो सकते हैं। आंतरिक भी हो सकते हैं, बाह्य हो सकते हैं, दोनों व्यवहार हो सकते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार, अनुभव तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान व्यवहार, अनुभव, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान आधुनिक विज्ञान है। 1879 में लिम्पजिंग, जो एक शहर है जर्मनी में, जर्मनी का एक शहर है लिम्पजिंग, जहां पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। 1879 में लिम्पजिंग शहर है जर्मनी में, वहां पर प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। मनोविज्ञान को सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। मनोविज्ञान को सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। आधुनिक मनोविज्ञान का विकास मनोवैज्ञानिक गोचरों के अध्ययनों में वैज्ञानिक विधियों के अनुप्रयोगों के कारण हुआ है। जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसका विकास मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों के अनुप्रयोगों से हुआ है। विज्ञान वस्तुनिष्ठता पर सर्वाधिक बल देता है। जो विज्ञान है वो वस्तुनिष्ठता पर सर्वाधिक बल देती है। दकार्ते से मनोविज्ञान में
परिकल्पनात्मक एवं निगमनात्मक प्रतिरूपों का अनुसरण हुआ है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अध्ययन करता है। जो मनोविज्ञान होता है वो मानव व्यवहार का उसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों में अध्ययन करता है। स्पेरी तंत्रिका वैज्ञानिक और पेनरॉस भौतिकविद होते, ये दो वैज्ञानिक हैं। मन मस्तिष्क के बिना नहीं रह सकता है। मन होता है, जो हमारा मन है वो मस्तिष्क के बिना नहीं रह सकता है। फिर भी मन का एक पृथक सत्ता है, फिर भी मन है जो अलग है। चाक्षुष आंखों से होने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। जो चाक्षुष होता है, जो आंखों से होने वाला एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। मन और व्यवहार में संबंध पाया जाता है। मन और व्यवहार में संबंध पाया जाता है। मन स्तरकीय रोग प्रतिरोधक विज्ञान है। मन है जो स्तरकीय रोग प्रतिरोधक विज्ञान है, जो रोग प्रतिरोधक तंत्र को सशक्त करने में मन की भूमिका पर बल देती है। मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में व्यवहार के स्वरूप को देखता है। मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में व्यवहार के स्वरूप को देखता है, जिसका पूर्व कथन जा सके, यानी उसका पूर्व कथन किया जा सकता है कि मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में व्यवहार के स्वरूप को देखता है। महोदय डवेक के अनुसार, जो महोदय डवेक हैं उनके अनुसार असफलता का कारण प्रयास की कमी है। जो हमें असफलता मिलती है उसका प्रमुख कारण ही प्रयास की कमी है। मनोविज्ञान का विकास, मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ इसे पढ़ते हैं। मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है। मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है। मनोविज्ञान का उद्गम दर्शन शास्त्र से हुआ है। मनोविज्ञान का उद्गम दर्शन शास्त्र से हुआ है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक का औपचारिक प्रारंभ, जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसका औपचारिक प्रारंभ 1879 में माना जाता है। 1879 में आपको पता है कि लिम्पजिंग शहर में जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं संरचनावादी की। अंतर्निरीक्षण मानसिक प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन करना, ये अंतर्निरीक्षण होता है। अंतर्निरीक्षण किसे कहते हैं? मानसिक प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन करना ही अंतर्निरीक्षण होता है। तो हम कह सकते हैं अंतर्निरीक्षण द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण करने वाले मनोवैज्ञानिक संरचनावादी होते हैं। तो संरचनावादी क्या होते हैं? अंतर्निरीक्षण द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण करने वाले मनोवैज्ञानिक संरचनावादी होते हैं। दूसरी परिभाषा बन सकती है कि मानसिक प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन करने वाले मनोवैज्ञानिक संरचनावादी होते हैं। ये विलियम वुंट का कथन है। विलियम जेम्स अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। जो विलियम जेम्स हैं वो मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कैम्ब्रिज और मैसाचुसेट्स में प्रयोगशाला की स्थापना की। इसने कैम्ब्रिज एवं मैसाचुसेट्स में प्रयोगशाला की स्थापना की थी। प्रकार्यवादी उपागम का विकास विलियम जेम्स ने किया था। प्रकार्यवादी उपागम का विकास किसने किया? प्रकार्यवादी उपागम का विकास विलियम जेम्स ने किया था। इन्होंने मन के अवयवों का ध्यान दिया। इन्होंने मन के अवयवों पर ध्यान दिया था। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार हम जो अनुभव करते हैं वह वातावरण से प्राप्त आघातों से अधिक होता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार जो हम अनुभव करते हैं वह वातावरण से प्राप्त आघातों से अधिक होता है। अनुभव समग्रतावादी होता है। जो अनुभव होता है वो समग्रतावादी होता है। दैहिक शास्त्री इवान पावलव ने, जो दैहिक शास्त्री इवान पावलव हैं, इवान पावलव ने प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। यानी प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलव ने प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। वॉटसन के व्यवहारवाद का विकास स्किनर ने किया था। जो वॉटसन का व्यवहारवाद का जो विकास था स्किनर ने किया था। महोदय फायर्ड के अनुसार
मानव व्यवहार अचेतन इच्छाओं तथा द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन है। यानी महोदय फ्रॉयड के अनुसार जो मानव का व्यवहार होता है वो अचेतन इच्छाओं और द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन होता है। पियाजे के सिद्धांत को निर्मित परक सिद्धांत कहा जाता है। जीन पियाजे हैं, उनके सिद्धांत को निर्मित परक सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की हैं, वो रूस के थे। ये क्वेश्चन बन जाता है कि लेव वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले हैं। लेव वाइगोत्स्की रूस के रहने वाले हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार मानव मन का विकास सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाओं से होता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार मानव मन का विकास सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रियाओं से होता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं। 1915 में कलकत्ता में डॉक्टर N.S. सेनगुप्ता के द्वारा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, जिसे भारत की मनोविज्ञान का उदय हुआ था। यानी जब भारत में मनोविज्ञान का कब से उदय हुआ था, सर्वप्रथम 1915 में जो कलकत्ता में डॉक्टर N.S. सेनगुप्ता ने एक प्रयोगशाला खोली थी कलकत्ता में 1915 में, तब से ही भारत में मनोविज्ञान का उदय हुआ है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1916 में प्रथम मनोवैज्ञानिक विभाग तथा 1938 में अनुपयुक्त मनोविज्ञान विभाग प्रारंभ किया गया था। जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है उसमें 1916 में प्रथम मनोवैज्ञानिक विभाग की स्थापना की गई थी। 1916 में प्रथम मनोवैज्ञानिक विभाग की, और तथा 1938 में अनुपयुक्त मनोविज्ञान विभाग की प्रारंभ किया गया था। इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में प्रोफेसर जी बोस फ्रायड ने की थी। जो इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन है, इसकी स्थापना किसने की थी? प्रोफेसर जी बोस फ्रायड ने की थी। 1922 में। साइकोलॉजी इन ए वर्ल्ड कंट्री दी इंडियन एक्सपीरियंस के लेखक दुर्गानंद सिन्हा हैं। ये एक बुक है जिसके लेखक दुर्गानंद सिन्हा है। इस बुक का नाम है साइकोलॉजी इन द वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस। इसके लेखक हैं दुर्गानंद सिन्हा। 1986 में पुस्तक लिखी गई थी। दुर्गानंद सिन्हा की पुस्तक है, 1986 में लिखी गई थी, साइकोलॉजी इन द वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस। अगला टॉपिक है देश मनोविज्ञान का उदय 1970 में हुआ था। देशज मनोविज्ञान है, उसका उदय 1970 में हुआ था। अगला टॉपिक है आपका मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं उनके बारे में। मनोविज्ञान की शाखाएं किस प्रकार हैं? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। अगला है जैव मनोविज्ञान, जैविक मनोविज्ञान कहते हैं इसे, तंत्रिका मनोविज्ञान भी कहते हैं। पहला है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, दूसरा है जैविक मनोविज्ञान, तंत्रिका मनोविज्ञान, एवं तीसरा है विकासात्मक मनोविज्ञान, चौथा सामाजिक मनोविज्ञान, पांचवा सांस्कृतिक मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, नैदानिक एवं अवबोधन मनोविज्ञान, औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, विद्यालयी मनोविज्ञान, क्रीड़ा मनोविज्ञान, वैमानिकी मनोविज्ञान। आपको ये याद करने होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसे थोड़ा धीरे याद कीजिए क्योंकि ये आपको याद नहीं होंगे शायद इतनी जल्दी। मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं उन्हें आप देख सकते हो। सबसे पहले है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, दूसरा है जैविक मनोविज्ञान, तीसरा है विकासात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जैविक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान
सांस्कृतिक मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, ये रिपीट हो गया है, और नैदानिक मनोविज्ञान, औद्योगिक या संगठनात्मक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान जिसे विद्यालय मनोविज्ञान भी कहते हैं, क्रीड़ा मनोविज्ञान एवं वैमानिक मनोविज्ञान। प्रायोगिक, तुलनात्मक, शरीर क्रिया, विकासात्मक, सामाजिक विभेद तथा असामान्य मनोविज्ञान आदि क्षेत्रों को प्राथमिक मनोविज्ञान का क्षेत्र कहते हैं। जो प्रायोगिक, तुलनात्मक एवं शरीर क्रिया होती है, विकासात्मक, सामाजिक विभेद होता है और असामान्य मनोविज्ञान होते हैं, ये सभी प्राथमिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान मानव जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक व्यवहार में गुणात्मक तथा मात्रात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। जो विकासात्मक मनोविज्ञान होते हैं वो मानव जीवन में प्रारंभ से लेकर अंत तक व्यवहार में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। B बराबर F कोष्टक F E होता है। जो B बराबर, ये सूत्र है आपका, एक ये समीकरण है का प्रतिपादन, ये समीकरण है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तुर्क-लेविन ने इसका प्रतिपादन किया था। B बराबर F इंटू F E। इसके अनुसार व्यवहार व्यक्ति तथा उसके वातावरण का उत्पाद है। जो व्यवहार होता है व्यक्ति तथा उसके वातावरण का उत्पाद होता है। ये कुर्ट-लेविन का कथन है। तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। जी आप देख सकते हो एक चार्ट है, मनोविज्ञान एवं अन्य विविध शाखाएं। जो मनोविज्ञान है उसकी जो शाखाएं हैं आप देख सकते हो। राजनीतिक मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, मनोरोग विज्ञान, वास्तुकला एवं अभियांत्रिकी। ऊपर है आपके लिए शिक्षा, अर्थशास्त्र, संगीत, ललित कला, अपराध शास्त्र, जन संचारण एवं समाज शास्त्र। आप इसे बस देख सकते हो। अब देखते हैं ये कुछ घटनाएं हैं, कब घटी थी उनका वर्णन है। 1879 में विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। 1879 में विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी लिम्पजिंग में, आपको याद होगा। 1890 में क्या हुआ था? 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ द साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी। 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ द साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी 1890 में। 1895 में क्या हुआ? 1895 में प्रकार्यवाद की स्थापना की गई थी। 1895 में प्रकार्यवाद की स्थापना हुई थी। 1904 में क्या हुआ? 1904 में I.P. पावलव यानी इवान पावलव को नोबेल पुरस्कार पाचन व्यवस्था के कार्य के लिए मिला था। जो इवान पावलव हैं उनके लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था पाचन व्यवस्था के कार्य के लिए। 1904 में I.P. पावलव को नोबेल पुरस्कार। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में बीने एवं साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया था। 1905 में बीने एवं साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया था। 1920 में क्या हुआ था? 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान का उदय हुआ था। 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ था। 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ था। 1924 में जॉन बी वाटसन ने व्यवहारवाद पुस्तक लिखी। जॉन बी वाटसन ने 1924 में व्यवहारवाद पुस्तक लिखी जिससे व्यवहारवाद की नींव पड़ी थी। 1953 में क्या हुआ? 1953 में B.F. स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक की रचना की थी। जो स्किनर है उन्होंने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक की रचना की थी 1953 में। स्किनर के द्वारा 1953 में एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था साइंस एंड बिहेवियर। 1954 में क्या हुआ था? 1954 में मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी
प्रकाशित की गई थी? ये पुस्तक है इब्राहिम मेस्लो की। इब्राहिम मेस्लो द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी 1954 में, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। अगला क्वेश्चन है कि 1978 में क्या हुआ था? 1978 में निर्णय पर किए गए कार्य के लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हर्बर्ट जो साइमन है उनके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1978 में, 1989 में। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना की गई थी 1989 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना की गई थी। विज्ञान में जांच की विधियां कौन कौन सी हैं? अगला चैप्टर है आपके लिए मनोविज्ञान में जांच की विधियां। तो मनोविज्ञान के जांच के लक्ष्य हैं, सबसे पहले व्याख्या, वर्णन, नियंत्रण एवं अनुप्रयोग एवं पूर्व कथन। तो चलिए टॉपिक पढ़ते हैं। व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है, व्यवहार का वर्णन किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के जो चरण हैं, एक है समस्या का संप्रत्यन, प्रदत्त संग्रह है, और शोध निष्कर्षों का आपका पुनरीक्षण है, निष्कर्ष निकालना है। ये सभी मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण होते हैं। ये नोट्स हैं आपके लिए। मनोविज्ञान की जो विधियां हैं, व्यक्तिगत अध्ययन, प्रेक्षण, सर्वेक्षण, सह संबंधात्मक, प्रायोगिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं परीक्षण। प्रेक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? जो प्रेक्षण होता है उसके प्रकार: प्रकृतिवादी बनाम नियंत्रण प्रेक्षण, प्रकृतिवादी वर्सेज नियंत्रण प्रेक्षण होता है आपका। इसे विद्यालय में प्रेक्षण कहते हैं। असहभागी बनाम सहभागी प्रेक्षण, किसी व्यक्ति द्वारा दूर से प्रेक्षण करना, ये असहभागी का एक उदाहरण है। समूह का सदस्य बनकर प्रेक्षण करना, ये भी एक सहभागी बनाम असहभागी का उदाहरण है। प्रेक्षण विधि श्रम साध्य है, सबसे अधिक समय लेती है। जो प्रेक्षण विधि होती है वो श्रम साध्य होती है और सबसे अधिक समय लेती है। प्रेक्षक के पूर्वाग्रह करने के कारण उसमें गलती होने का डर रहता है। प्रेक्षण का पूर्वाग्रह करने के कारण उसमें गलती का डर रहता है। सहसंबंध गुणांक के प्रकार: सहसंबंध गुणांक 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सहसंबंध गुणांक 3 होते हैं: धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य सहसंबंध। साक्षात्कार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं: संरचित एवं मानकीकृत। इसमें प्रश्न एक क्रम में होता है, पूछे जाने वाले क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू 2 प्रकार के होते हैं: मानकीकृत होते हैं और अमानकीकृत होते हैं। मानकीकृत क्या होता है? इसमें प्रश्न एक क्रम में होते हैं, पूछे जाने वाले क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा है अमानकीकृत, इसमें साक्षात्कारकर्ता से पूछे जाने वाले प्रश्नों की शब्दावली को पूछने जाने का क्रम में परिवर्तन के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसमें परिवर्तन होता है, उसमें नहीं होता है। मनोविज्ञान की जो प्रेक्षण की विशेषता हैं वह कौन कौन सी हैं? वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता एवं वैधिकता। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वस्तुनिष्ठता को। एक ही समूह के सदस्यों को समान अर्थ का बोध कराएं। एक ही समूह के सदस्यों को समान अर्थ का बोध कराएं। दूसरा है 2 विभिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण लिया जाए। दोनों अवसरों पर विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त लब्धाओं में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। वैधिकता क्या है? इस वैधिकता से आशय है कि क्या परीक्षण उस चीज का मापन कर रहा है जिसका कि मापन करने का दावा है। चौथा है आपका मानक। यह समूह का औसत निष्पादन होता है। यहाँ जो समूह होता है उसका औसत निष्पादन होता है।
भाषा के आधार पर परीक्षण कर, जो प्रकार हैं भाषा के आधार पर परीक्षण के वो कौन कौन से हैं? वैयक्तिक एवं समूहिक परीक्षण। एक ही समय में एक ही व्यक्ति को दिया गया जाता है। जो वैयक्तिक परीक्षण होता है वो एक ही समय एक व्यक्ति को दिया जाता है। समूह होता है जो अनेक व्यक्तियों को एक साथ दिया जाता है। संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा दिया गया था? संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। मनोविश्लेषणात्मक विकास का सिद्धांत फ्रायड के द्वारा दिया गया था। मनोविश्लेषण का सिद्धांत। प्रायोगिक विधि कार्य और कारण संबंध की स्थापना में सहायता करती है। जो प्रायोगिक विधि होती है वो कार्य संबंध की स्थापना में सहायता करती है। व्यक्ति अध्ययन विधि में किसी भी एक व्यक्ति के विषय में गहराई से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। व्यक्ति अध्ययन विधि में किसी एक व्यक्ति के विषय में गहराई से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। प्रश्नावली विधि में 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, मुक्त एवं अमुक्त। अध्याय 3 है आपका मानव व्यवहार के आधार। जो मानव का व्यवहार होता है उसके क्या आधार होते हैं? धरती पर मनुष्य जीवों में सबसे अधिक विकसित प्राणी है। जो धरती पर मनुष्य है वो सभी जीवों में सबसे अधिक विकसित प्राणी होता है। व्यवहार के जैविक आधार। जो व्यवहार होता है उसके जैविक आधार क्या क्या हैं? तंत्रिका कोशिकाएं हमारे तंत्रिका की मूलभूत इकाई है। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो हमारे तंत्र की मूलभूत इकाई होती हैं। मानव तंत्रिका तंत्र में 12 अरब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं सामान्यतः एक ही दिशा में सूचनाएं संवहन करती हैं। जो तंत्रिका कोशिका होती हैं वो एक ही दिशा में सूचनाओं का संवहन करती हैं, जिसका क्रम इस प्रकार होता है। क्रम किस प्रकार होता है देखिए, पार्श्व तंतु कोशिका जो कार्य कोशिका होती है, उसके बाद अछन्न तंतु और उसके बाद अंतस्थ बटन। देखिए दोबारा, पार्श्व तंतु कार्य कोशिका और अक्ष तंतु व अंतस्थ बटन। तंत्रिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, संवेदी तंत्रिकाएं जिन्हें हम अविवाही तंत्रिकाएं कहते हैं। ये सूचनाओं को ज्ञानेंद्रियों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती हैं। जो सूचनाओं को ज्ञानेंद्रियों से तंत्रिका तंत्र तक ले जाती हैं। और दूसरी होती हैं पेशीय तंत्रिकाएं। पेशीय तंत्रिकाओं को अपवाही तंत्रिकाएं कहते हैं। ये सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिकाओं से मांसपेशियों तक ले जाती हैं। इनका विपरीत है एक दूसरे में। अब है अंतस्थ बटन। इसमें एक काय होता है, एक पार्श्व तंतु होता है, एक कोशिका द्रव्य होता है, एक केंद्रक होता है और एक अक्षय तंतु होता है। तंत्रिका कोशिका की ये संरचना का एक चित्र है, आप देख सकते हो। सभी प्राणियों में मानव तंत्रिका तंत्र सर्वाधिक जटिल एवं विकसित तंत्र है। तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं पर्जीय तंत्रिका तंत्र। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होते हैं उसके 2 भाग होते हैं, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है उसके भी 2 भाग होते हैं, कायिकीय तंत्रिका तंत्र एवं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र में अनुकंपी खंड होते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में होते हैं अनुकंपी खंड एवं परानुकंपी खंड, जिसमें सामान्य समस्या समाधान होता है एवं ग्रह व्यवस्था होती है। मस्तिष्क में होते हैं 3 प्रकार, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं अग्र मस्तिष्क। और कायिक तंत्रिका तंत्र में संवेदी एवं पेशीय तंत्रिका का एक्शिभ होता है। ये अंतःस्रावियों ग्रंथियां से मिलकर हैं। कपालिक तंत्रिकाओं के 12 समुच्चय होते हैं। कपालिक जो तंत्रिकाएं होती हैं उनके कितने समुच्चय होते हैं? 12 समुच्चय होते हैं। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं के 31 समुच्चय होते हैं। जो मेरुरज्जु तंत्रिकाएं हैं उनके 31 समुच्चय होते हैं। कपालिक तंत्रिकाओं के 12 समुच्चय होते हैं। एक वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का भार कितना होता है? ये आपका क्वेश्चन है। 1.36 kg यानी 1360 ग्राम, जिसमें लगभग 100 अरब तंत्रिकाएं कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक वयस्क मस्तिष्क के जो मस्तिष्क होता है एक वयस्क व्यक्ति का, उसमें 100 अरब से अधिक तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। 1.36 kg उसका वजन होता है। शरीर का जो संतुलन है वो अनुमस्तिष्क में होता है। शरीर का संतुलन
अनुमस्तिष्क में होता है। देखना और सुनना आदि क्रियाएं मध्य मस्तिष्क में संपन्न होती हैं। देखना और सुनना आदि क्रियाएं मध्य मस्तिष्क में संपन्न होती हैं। संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलाप अग्र मस्तिष्क में होते हैं। संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलाप अग्र मस्तिष्क में होते हैं। आद्यचेतक एवं चेतक मस्तिष्क के अग्रभाग में पाए जाते हैं। जो आद्यचेतक होते हैं तथा चेतक होते हैं जो अग्र मस्तिष्क के भाग में पाए जाते हैं। अवधान, प्रत्यक्षण, अधिगम, स्मृति, भाषा, व्यवहार, तर्कना और समस्या समाधान को प्रारंभिक नियमित करता है। प्रमस्तिष्क में ललाट होता है, आगे हम उसे ललाट कहते हैं। पार्श्विक पाली होती है, एक शंख पाली होती है, सबसे आगे है ललाट पाली, खंड कहते हैं। पार्श्विक पाली होती है, एक शंख पाली होती है। पश्च कपाल पाली एक नीचे की ओर होती है। यदि हम कार चला रहे हैं तो पश्च कपाल सड़क और अन्य दूसरी गाड़ियों को देखने का कार्य करता है। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारा जो पश्चिम कपाल होता है वो सड़क को एवं अन्य दूसरी गाड़ियों को देखने का कार्य करता है। और जो शंख पाली होती है वो हॉर्न बजाने की आवाज़ सुनता है। और पेशीय जो क्रियाकलाप पार्श्विक पाली होती है उसके द्वारा तथा निर्णय ललाट पाली के द्वारा लिया जाता है। मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? पीयूष ग्रंथि होती है, मस्तिष्क में होती है। अवटु ग्रंथि होती है जो हमें एच आकार की होती है, जो हमारे गले में पाई जाती है, अवटु ग्रंथि। अग्नाशय अधिवृक्ष ग्रंथि जो आहार नाल के पाचन तंत्र के अंदर पाई जाती है, अग्नाशय। और डिंब ग्रंथि जो स्त्रियों में पाई जाती है। और शुक्र ग्रंथि ये पुरुषों में पाया जाता है, शुक्राशय के अंदर। पीयूष ग्रंथि कपाल में उपस्थित है। अवटु ग्रंथि गले में स्थित है, एच आकार की होती है अवटु ग्रंथि। यह थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। अवटु ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। अधिवृक्ष ग्रंथियां ये दोनों प्रकार के प्रत्येक गुर्दों के ऊपर स्थित होती हैं। जो अधिवृक्ष ग्रंथियां होती हैं, जो हमारे गुर्दे होते हैं उन दोनों गुर्दों के ऊपर होती हैं। अग्नाशय पेट के नीचे स्थित खाना पचाने में मुख्य भूमिका निभाता है। यह इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। इस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। महिलाओं में डिंब ग्रंथियां एस्ट्रोजन हार्मोन होता है तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जबकि पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, जो डिंब वाहिनियां होती हैं उनसे। स्त्रियों में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन, जबकि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। प्रोजेस्टेरोन का लैंगिक विकास में कोई योगदान नहीं होता है। जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसका लैंगिक विकास में कोई योगदान नहीं होता है। युग्मक कोशिकाएं शुक्राणु एवं अंडाणु में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गर्भधारण के समय जीव में जो माता होती है उनसे 23 गुणसूत्र तथा पुरुषों से 23 गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। गुणसूत्र मुख्यतः डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम डीएनए कहते हैं, तो डीएनए के बने होते हैं गुणसूत्र। आपका लिंग निर्धारण है माता और पिता। आपका यहाँ पर XX माता से और XY पुरुष पिता से। अगर बालिका उत्पन्न कैसे होगी? अगर XX हो तो, और XY पर बालक उत्पन्न होंगे। 2 गुणसूत्र मिलकर लिंग निर्धारण करते हैं, जिन्हें लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। अगला टॉपिक है सामाजिकरण से। सामाजिकरण क्या है? जिसके द्वारा लोग ज्ञान, कौशल और शील गुण अर्जित करते हैं, जो उन्हें समाज में भाग लेने के लिए योग्य बनाते हैं। यह प्रक्रिया पूरे जीवन विस्तृत तक निरंतर चलती है। माता पिता, शिक्षक और अन्य बड़े लोग सामाजिकरण के कारक होते हैं।
पुरस्कार और दंड सामाजिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मूलभूत साधन हैं। प्रशंसा करना शाब्दिक रूप से पुरस्कृत है, जबकि चॉकलेट व बच्चों की पसंद की वस्तुएं देख खरीदना मूर्त रूप से पुरस्कृत कहलाता है। समाजीकरण के कारक माता एवं पिता, शिक्षक, समूह है, विद्यालय, जनसंचार का प्रभाव। पर संस्कृति ग्रहण दूसरी संस्कृतियों से संपर्क के फलस्वरूप आए हुए सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन से है। जो परिसंस्कृतियां हैं उनका जो संबंध है वो दूसरी संस्कृतियों के साथ संपर्क से एवं सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन से होता है। आपको शायद समझ में कम आ रहा होगा क्योंकि मैं नोट्स को पढ़ा रहा हूँ, जो नोट्स बनाए गए हैं। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि लंबी वीडियो होगी, आप रिपीट करके देख सकते हो। पर संस्कृति ग्राही युक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? जो पर संस्कृति ग्राही युक्तियाँ होती हैं उनमें है समाकलन। समाकलन होता है, क्या होता है देखिए। समाकलन वह अभिवृत्ति है जिसमें दोनों ही बातों में अभिरुचि होती है। समाकलन वह अभिवृत्ति है जिसमें दोनों ही बातों में रुचि होती है। अपनी मूल संस्कृति और अन्योन्यता को बनाए रखना, साथ ही दूसरे सांस्कृतिक समूह में दैनिक अन्योन्य क्रिया करते रहना। आत्मसात्करण क्या होता है? वह अभिवृत्ति जिसमें व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक अन्योन्यता को बनाए नहीं रखता है और दूसरी संस्कृति के अभिन्न व बनाने के लिए उसमें व्यवहार करते हैं। पृथक्करण क्या होता है? वह अभिवृत्ति होती है जिसमें लगता है कि लोग अपनी मूल संस्कृति को धारण किए हुए रहते हैं और मूल्यवान समझते हैं और संस्कृति में दूसरी सांस्कृतिक समूह से अन्योन्य क्रिया से बचते रहते हैं। सामंतकरण क्या होता है? सीमांतकरण होता है वह अभिवृत्ति जिसमें सांस्कृतिक अनुरक्षण की तो संभाव्यता कमी होती है, लेकिन दूसरे सांस्कृतिक समूह में संबंध रखने की इच्छा भी कम होती है। मानव व्यवहार जैविक कारक व सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारक से आंका जा सकता है। जो मानव के व्यवहार होता है वह जैविक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों से आंका जा सकता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों होते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं समस्त मानव व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो समस्त मानव व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। अगला है मानव विकास। चलिए पढ़ते हैं मानव विकास को।